हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 71 टू सेक्शन 80 ऑफ एनआई एक्ट को खत्म करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने सेक्शन 70 तक कवर कर लिया। अगर आपने वो वीडियोस देखनी है तो अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, वहां पे आपको मिल जाएगी। अब देखिए, जो हम प्रीवियस वीडियो को स्टार्ट किया था उसके अंदर हमने प्रेजेंटमेंट के बारे में बात की थी कि हम अपने जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको प्रेजेंट करते हैं। उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है उनको हमने स्टार्ट किया था। तो हमें प्रेजेंटमेंट कब करनी होती है? हमारे एनआई एक्ट के अंदर तीन ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात की है, प्रॉमिसरी नोट, चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज की। तो जब भी हमें या तो इनकी पेमेंट लेनी होती है या हमें इनको एक्सेप्ट कराना होता है तो उससे पहले हमें इनको प्रेजेंट करना पड़ता है। जैसे कि अगर मुझे प्रॉमिसरी नोट की पेमेंट लेनी है तो मुझे मेकर के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट लेनी है तो ड्रॉई के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कराना है तो मुझे एक्सेप्टर के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा, जो कि ड्रॉई ही होता है। मुझे चेक की पेमेंट चाहिए तो मुझे बैंक के सामने जाके उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो वही चीज यहां पे बता रहा है। सबसे पहले सेक्शन 71 के अंदर ये बताता है कि मान लीजिए जिसको हमने बिल प्रेजेंट करना है, जिसको हमने पीएन प्रेजेंट करना है, जिसको हमने चेक प्रेजेंट करना है। चेक तो वैसे बैंकर ही होता है, तो बैंकर का तो पता ही होता है। इसके अलावा अगर हमें जिसके सामने उसको प्रेजेंट करना है, चाहे वो ड्रॉर है, ड्रॉई है, मेकर है या फिर एक्सेप्टर है, अगर हमें उसका रेजिडेंस नहीं पता या फिर हमें उसका प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं पता तो हम उसको उस एनआई को कहां जाकर रिप्रेजेंट करेंगे, कहां प्रेजेंट करेंगे उसके। तो यहां पे इसने बोला सेक्शन 71 में, अगर हमें उसका प्लेस ऑफ बिजनेस या फिर प्लेस ऑफ रेजिडेंस नहीं पता तो हम क्या करेंगे, जहां पे भी हमको वो मिल रहा है, जैसे हमने उसको ढूंढा और हमें वो कहीं पे भी मिल गया, ठीक है, तो जहां पे भी वो हमें मिल रहा है हम वहां पे उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को उसके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। यही बात इसने सेक्शन 71 के अंदर बोली है। हम एक बार बेरेक में से भी रीड करें तो बोलता है प्रेजेंटमेंट व्हेन मेकर एसेक्ट्रा, एसेक्ट्रा के अंदर वही ड्रॉई और एक्सेप्टर इंक्लूड हो जाता है, हैज नो नॉन प्लेस ऑफ बिजनेस और रेजिडेंस, क्योंकि कोई नॉन प्लेस ही नहीं है रहने की और बिजनेस करने की। तो इफ द मेकर, ड्रॉई और एक्सेप्टर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज नो नॉन प्लेस ऑफ बिजनेस और फिक्स्ड रेजिडेंस, की ना उनकी कोई ऐसी जगह है जहां पे वो बिजनेस करते हैं ऐसा पता ही नहीं है, या फिर उनको कोई फिक्स्ड रेजिडेंस नहीं है, तो ऐसे केस के अंदर, या फिर जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर भी प्रेजेंट नहीं किया गया कि इस जगह पे जाके हमें ये जो जब भी ये जो प्रेजेंट करना होगा तो यहाँ पे प्रेजेंट करना है, ऐसा उस एनआई के ऊपर भी नहीं लिखा गया। फॉर प्रेजेंटमेंट, फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट, सच प्रेजेंटमेंट मे बी मेड टू हिम इन पर्सन वेयर एवर ही कैन बी फाउंड। तो जहां पे भी वो मिलता है उसके सामने वहां पे उसकी आप प्रेजेंटमेंट कर सकते हो। तो सेक्शन 71 के अंदर इतनी ही बात बोली इसने। सेक्शन 72 बोलता है प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक टू चार्ज ड्रॉर। अब अगर मान लीजिए आपको चेक के अगेंस्ट एक ड्रॉर को चार्ज करना है, तो ये बोल रहा है कि आपको अगर वो जो चेक है वो कब प्रेजेंट करना होगा। वो चेक आपको प्रेजेंट करना होगा उससे पहले जहां पे ड्रॉर और उसके बैंकर के बीच का जो रिलेशन है वो चेंज हो जाए, उससे पहले पहले आपको वो प्रेजेंट करना होगा। क्या बोलता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 84 अ चेक मस्ट इन ऑर्डर टू चार्ज अ ड्रॉर, अगर आपको ड्रॉर को चार्ज करना है तो बी प्रेजेंटेड एट द बैंक, तो आपको उसको जो भी एनआई है उसको प्रेजेंट करना होगा बैंक के अंदर, विच इट इज ड्रॉन बिफोर द रिलेशन बिटवीन द ड्रॉर एंड हिज बैंकर, जब तक ये जो रिलेशन है उसके जो ड्रॉर है और जो उसका बैंकर है उसके बीच में चेंज नहीं होता, हैज बीन अल्टर्ड, अल्टर मतलब चेंज हो जाना, टू बी प्रिजुडिस ऑफ द ड्रॉर, की ड्रॉर के फेवर के अंदर, तो उससे पहले हमें प्रेजेंट करना होगा। सेक्शन 73 भी सेम बात बोलते हैं, लेकिन वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, ड्रॉर के अलावा अगर आपको और किसी व्यक्ति के ऊपर चार्ज करना है तो वो बताता है। तो वो बोलता है प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक टू चार्ज एनी अदर पर्सन, अदर पर्सन मतलब ड्रॉर के अलावा किसी और पर्सन को आपने चार्ज करना है, तो उस केस में आपको प्रेजेंटमेंट कब करनी होगी, चेक की। तो बोलता है चेक मस्ट इन ऑर्डर टू चार्ज एनी पर्सन एक्सेप्ट ड्रॉर, कि अगर आपको ड्रॉर के अलावा किसी व्यक्ति को चार्ज करना है उस चेक के अगेंस्ट, तो बी प्रेजेंटेड विद इन अ रीजनेबल टाइम। तो यहां पे उसने एक रीजनेबल टाइम बोल दिया। अब ये रीजनेबल टाइम हर एक केस के अंदर, हर एक फैक्ट के हिसाब से, हर एक सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अलग अलग होगा। आफ्टर डिलीवरी देयर ऑफ बाय सच पर्सन, की जब उस व्यक्ति ने डिलीवरी की उसके एक रीजनेबल टाइम के अंदर आपको वो प्रेजेंट करना होगा अगर आप चार्ज क्रिएट करना चाहते हैं तो, ठीक है। सेक्शन 74 बोलता है प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड। अब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि पेबल ऑन डिमांड है, कि जब भी आप उसको प्रेजेंट करोगे उसको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट की प्रेजेंटमेंट कब करनी होगी, तो बोलता है कि चेक मस्ट, यहां से सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 31 अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, की जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है पेबल ऑन डिमांड, और वो कैसा है, डिमांड के ऊपर पेबल है, जब प्रेजेंट किया उसकी पेमेंट मिलनी है, मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विद इन अ रीजनेबल टाइम।
आफ्टर इट इज रिसीव बाय द होल्डर। वो यहाँ पे भी इसने वही बात बोली, अगर वो डिमांड वाला है तो आपको रीजनेबल टाइम में देना है, ये नहीं कि आप आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद जाके उसको प्रेजेंट कर रहे हो। एक रीजनेबल टाइम में 3 महीने 4 महीने, और वो रीजनेबल टाइम वही बात आ जाती है कि हर एक फैक्ट्स के हिसाब से, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से हर एक केस के अंदर वो अलग अलग हो सकता है। हो सकता है यहाँ पे सिचुएशन कुछ और और यहाँ का रीजनेबल टाइम ये बन रहा, और हो सकता है कि एक और दूसरे केस के अंदर, दूसरे सर्कमस्टांसेस के अंदर कुछ और टाइम बन रहा हो, तो वो अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए इसने यहाँ पे रीजनेबल टाइम लिखा। फिर सेक्शन 75 बात करता है प्रेजेंटमेंट बाय, क्या प्रेजेंटमेंट बाय और टू एजेंट की प्रेजेंटमेंट किसके द्वारा हो रही है, एजेंट के द्वारा हो रही है या एजेंट को हो रही है। ठीक है, प्रेजेंटमेंट किसको हो रही है, एजेंट को हो रही है या एजेंट के द्वारा हो रही है। अब प्रेजेंटमेंट अगर एजेंट के द्वारा हो रही है तो मतलब कि ड्रॉअर का एजेंट प्रेजेंट कर रहा है, और अगर एजेंट को प्रेजेंटमेंट हो रही है तो ड्रॉई के एजेंट को प्रेजेंट किया जा रहा है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज, या फिर जो डिजीज का रिप्रेजेंटेटिव है वो रिप्रेजेंट कर रहा है या उसके द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है। और असाइनी ऑफ इंसॉल्वेंट, या फिर जो इंसॉल्वेंट व्यक्ति है उसको जो असाइनी है, मतलब जिसको भी उस इंसॉल्वेंट व्यक्ति की असेट्स मिल रही हैं या जो भी उसकी असेट्स बेच के पैसा निकालेगा। तो बोलता है प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट, की किस चीज के लिए प्रेजेंटमेंट कर रहे हो, वही या तो एक्सेप्टेंस के लिए या फिर पेमेंट के लिए प्रेजेंटमेंट कर रहे हो। मेड बाय, मेड मे बी मेड टू द ड्यूली ऑथोराइज एजेंट ऑफ द ड्रॉई। तो वो आप किसको प्रेजेंट कर सकते हो, आप ड्रॉई ने अपना एक एजेंट अपॉइंट कर रखा है, तो जो भी ऑथोराइज एजेंट है उसके सामने जाके आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो। किस चीज के लिए, या तो उसके एक्सेप्टेंस के लिए या फिर उसकी पेमेंट के लिए, वो जो एनआई है। मेकर और एक्सेप्टर एज द केस मे बी, और वेयर द ड्रॉई, और जहां पे ड्रॉई, मेकर या एक्सेप्टर जो है वो मर चुका है, उनकी डेथ हो गई है, टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो वहां पे आप किसको प्रेजेंट करोगे, उसके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी उसके एलआर्स है, उनको रिप्रेजेंट करोगे। और वेयर ही हैज बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंस टू हिज असाइनी, और जहां पे भी वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है तो आप क्या करोगे, उसके असाइनी जो है उसको जाके रिप्रेजेंट, मतलब उसको जाके प्रेजेंटमेंट करोगे कि इसको एक्सेप्ट कर लो या इसकी पेमेंट कर दो। सेक्शन 75 इतनी बात बोलता है। सेक्शन 75 ये जो बाद में ऐड हुआ वो क्या बोलता है, एक्सक्यूज फॉर डिलेइंग प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट। अब एक्सक्यूज की बात हो रही है कि आप क्या एक्सक्यूज दे सकते हो, आप क्या क्या बातें रख सकते हो अगर आप अपनी प्रेजेंटमेंट को डिले कर देते हो, तो उसके लिए आपके क्या क्या एक्सक्यूजेस मान लिए जाएंगे। तो उसके बारे में कह रहा है कि जैसे आपको इतने टाइम में प्रेजेंटमेंट करनी थी और आपने उसके अंदर डिले कर दिया, तो उस डिले के क्या क्या एक्सक्यूजेस जो है जिसको आप माफ कर दिया जाएगा, अदरवाइज वो आपके एक्सक्यूज नहीं माने जाएंगे और आपको पेमेंट नहीं होगी। तो बोलता है कि डिले इन प्रेजेंटमेंट, की अगर डिले होती है प्रेजेंटमेंट के अंदर फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट, वही दोनों चीजें के लिए, इज एक्सक्यूज इफ द डिले इज कॉज बाय सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द होल्डर। तो होल्डर को यह प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी जो मेरे हाथों के अंदर ही नहीं थी। जैसे कि मान लीजिए वो कहता कि जैसे अब कोरोना वायरस आ गया तो बोलता मैं इसके अंदर कैसे आगे प्रेजेंट करता, ये सिचुएशन मेरे हाथ में ही नहीं थी। तो ऐसी सिचुएशन के लिए एक्सक्यूज मिल जाएगा बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द होल्डर एंड नॉट इम्प्यूटेबल टू हिज डिफॉल्ट, और उसकी खुद की गलती नहीं होनी चाहिए। अब वो जो वायरस फैला उसमें उसकी क्या गलती होगी, ये तो एक नेचुरल चीज फैली, तो ये एक रीजन बन सकता है, एक एक्सक्यूज बन सकता है जो उसके हाथों में नहीं था। इम्प्यूटेबल टू हिज डिफॉल्ट मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस, जो उसकी मिसकंडक्ट के कारण ना हो, उसकी नेग्लिजेंस के कारण ना हो, इस वजह से नहीं होना चाहिए वो। When the cause of delay ceases to operate, presentment must be made within a reasonable time। और अब जब फिर वो जो भी कॉज ऑफ डिले था, जैसे अब ये वायरस खत्म हुआ, तो उसके एक रीजनेबल टाइम के अंदर प्रेजेंट कर दो, जो भी अपने प्रिकॉशंस लेके एक जो रीजनेबल टाइम लगता है उसके अंदर आप उसको प्रेजेंट कर दो। तो ये बात बोल रहा है, अगर उसके बाद भी आप प्रेजेंट नहीं करते तो फिर वो एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा, सिर्फ एक्सक्यूज वहीं तक माना जाएगा जहां तक उसके हाथों में नहीं थी वो चीज, या उसकी गलती के कारण नहीं हुई, तो सिर्फ वहीं तक वो एक्सक्यूज माना जाएगा। फिर सेक्शन 76 क्या बोलता है कि जो प्रेजेंटमेंट करना है, जो बिल को या पीएन को प्रेजेंट करना है, वो नेसेसरी कब नहीं है, अगर आप प्रेजेंट नहीं भी करते तब भी चल जाएगी चीज। तो बता रहा है कि कब अननेसेसरी है। बोलता है नो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नेसेसरी एंड द इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर एट द डेट फॉर प्रेजेंटमेंट, की आपको उसको प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, जो भी ड्यू डेट है अगर आपको उस पर पेमेंट नहीं मिलती तो आपका जो वो इंस्ट्रूमेंट है वो बिना प्रेजेंट करे भी डिसऑनर मान लिया जाएगा। किस किस सर्कमस्टांसेस के अंदर, पहला बताता है अगर जो मेकर है, ड्रॉई है या एक्सेप्टर है, इंटेंशनली प्रिवेंट्स द प्रेजेंटमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, की जो भी जिसने भी पेमेंट करनी है वो इंटेंशनली प्रिवेंट करता है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसके सामने प्रेजेंट ना हो,
जैसे यहीं पे बताया गया, मान लीजिए कि अब एक ड्रॉर में आके आपको एक बिल प्रेजेंट करना है, आप ड्रॉइंग है, ठीक है, पेमेंट लेने के लिए आप क्या करते हैं, आपको पता चल गया कि वो आने वाला है और आपकी जो भी प्लेस ऑफ बिजनेस है, जैसे मान लीजिए आप एक शॉप पे बैठते हैं, तो आप शॉप का शटर बंद करके वहां से चले गए कि भाई वो आए तो मेरी शॉप बंद हो और वो मेरे से पेमेंट ना ले। ऐसी सिचुएशन में जहां पे वो प्रिवेंट करता है कि ये मेरे सामने प्रेजेंट ना कर पाए, तो फिर वो जो ड्यू डेट थी उस पर मान लिया जाएगा कि वो जो एनआई था, जो भी वो इंस्ट्रूमेंट था, वो डिसऑनर हो गया, वो डिसऑनर हो गया, उसकी पेमेंट उसने नहीं की। अब जो भी आगे की प्रोसीडिंग्स है वो कर सकता है। और इफ द इंस्ट्रूमेंट बीइंग पेबल एट हिज प्लेस ऑफ बिजनेस ही क्लोजेस सच प्लेस, जैसे वही बता रहा है कि अगर मान लीजिए उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस के ऊपर पे करना था और वो अपनी प्लेस ऑफ बिजनेस को बंद कर देता है उस दिन पे यूजुअल बिजनेस आवर्स के अंदर, और इफ द इंस्ट्रूमेंट बीइंग पेबल एट सम अदर स्पेसिफिक प्लेस नीदर ही और एनी पर्सन ऑथराइज्ड टू पे इट अटेंड्स एट सच प्लेस ड्यूरिंग द यूजुअल बिजनेस आवर, कि भाई उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखा था कि यहाँ पे आना है, यहाँ पे इसको प्रेजेंट करना है, एक जगह बता रखी थी। उस दिन फिर वो व्यक्ति ना वो खुद आया, ना ही उसने अपने किसी एजेंट को वहां पे भेजा यूजुअल बिजनेस आवर्स के अंदर। अगर वो आ जाता तो फिर वो डिसऑनर नहीं माना जाता। वो वहां नहीं आया उस डे पे, तो आप प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट अपने आप डिसऑनर मान लिया जाएगा। और इफ द इंस्ट्रूमेंट नॉट बीइंग पेबल एट एनी स्पेसिफाइड प्लेस ही कैन नॉट आफ्टर ड्यू सर्च बी फाउंड, जैसे जो सेक्शन 17 में कंडीशन पड़ी थी कि भाई उसका नहीं पता हमें कहाँ पे रहता है या कहाँ बिजनेस करता है, तो हमने उसको ढूंढा, हमारी जितनी हमसे जितना ढूंढा जा सकता था, उसके बाद वो नहीं मिला हमें, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर मान लिया जाएगा, उसको प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। दूसरी कंडीशन बताता है एज अगेंस्ट एनी पार्टी सॉट टू बी चार्ज देयरविद इफ ही हैज एंगेज्ड टू पे नॉटविथस्टैंडिंग नॉन प्रेजेंटमेंट। दूसरी बात इसने ये बताई। तीसरी बताता है एज अगेंस्ट एनी पार्टी इफ आफ्टर मेच्योरिटी विद नॉलेज दैट द इंस्ट्रूमेंट हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड, की मेच्योरिटी के बाद इस नॉलेज से कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रेजेंट नहीं किया गया, ही मेक्स अ पार्ट पेमेंट। भाई मेरे को पता था 10 तारीख को मेरी जो मैं ड्रॉइंग हूं मेरे को इसकी पेमेंट करनी है, उसने मेरे को प्रेजेंट नहीं किया 10 तारीख पे, ठीक है। मैंने क्या किया, चल इसकी डेट आ गई थी, मैंने उसको 10,000 देने थे, मैंने क्या किया उसमें से 2,000 दे दिए। अब 8,000 बाकी के नहीं दिए, तो उसके लिए कह रहा है कि ऑफ द अमाउंट ड्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट और प्रॉमिस टू पे द अमाउंट ड्यू देयर इन होल और इन पार्ट और अदरवाइज वेव्स हिज राइट टू टेक एडवांटेज ऑफ एनी डिफॉल्ट इन प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा कि मैं उसको प्रॉमिस कर देता हूँ या मैं इस तरीके की बात बोलता हूँ, तो अब वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या मान लिया जाएगा, डिसऑनर्ड मान लिया जाएगा, क्योंकि मैं उसकी पेमेंट नहीं कर रहा। एज अगेंस्ट द ड्रॉर इफ द ड्रॉर कुड नॉट सफर डैमेज फ्रॉम द वांट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट। चौथी बात इसने बताई, अगर ड्रॉर के अगेंस्ट है, एज अगेंस्ट ड्रॉर इफ द ड्रॉर कुड नॉट सफर डैमेज फ्रॉम वांट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट, कि अगर ड्रॉर जो है वो डैमेजेस सफर नहीं कर सकता इस प्रेजेंटमेंट के कारण, ठीक है। तो ये 4 इसने चीजें बताई जहां पे प्रेजेंटमेंट करना अननेसेसरी है, आप नहीं भी प्रेजेंट करोगे तब भी वो डिसऑनर मान लिया जाएगा। सेक्शन 77 बोलता है लायबिलिटी ऑफ बैंकर फॉर नेग्लिजेंटली डीलिंग विद बिल प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब एक बैंक के पास आप जैसे मान लीजिए आप चेक लेके गए, आपने चेक प्रेजेंट किया और उसके साथ उस चेक के साथ बैंक ने नेग्लिजेंटली डील किया, उसको सही पेमेंट नहीं की, उसको डिसऑनर कर दिया, गलत डिसऑनर कर दिया आपके अकाउंट में बैलेंस होते हुए भी। तो यहाँ पे अगर इस तरीके का कोई एक्ट बैंक करता है तो वहां पे जो भी लॉस होगा वो बैंक को सफर करना पड़ेगा और वो पे करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा। क्या बोलता है, व्हेन द बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड पेबल एट स्पेसिफाइड बैंक हैज बीन ड्यूली प्रेजेंटेड देयर फॉर पेमेंट, की भाई एक बिल ऑफ एक्सचेंज था उसको आपको प्रेजेंट करना था और वो प्रेजेंट हो गया बैंक के सामने जो भी डेट थी उससे पहले, हैज बीन ड्यूली प्रेजेंटेड देयर फॉर पेमेंट एंड डिसऑनर, और उसने उसको डिसऑनर कर दिया। इफ द बैंकर सो नेग्लिजेंटली और इम्प्रॉपरली कीप्स डील्स विद और डिलीवर्स बैक सच बिल टू कॉज लॉस टू द होल्डर, कि वो उसके साथ नेग्लिजेंटली डील करता है जो बिल है उसके साथ, या उसको ऐसे इस तरीके से वापस करता है जिससे कि जो होल्डर है उसका उसको लॉस होता है, ही मस्ट कंपनसेट द होल्डर फॉर सच लॉस, तो उसको वहां पे उस होल्डर को कंपनसेट करना पड़ेगा उस लॉस के लिए। फिर सेक्शन 78 बोलता है टू हुम पेमेंट शुड बी मेड, कि जो पेमेंट है वो किसको करी जाए। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 82 जो अभी हम पढ़ेंगे आगे, क्लॉज सी पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू ऑन अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, जो भी उसके ऊपर अमाउंट ड्यू है जो पे करना है, इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज द मेकर और एक्सेप्टर बी मेड टू द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, की जो अगर आपको मेकर को एक्सेप्टर को डिस्चार्ज करना है तो आपको पेमेंट किसको करनी होगी, जो भी उस इंस्ट्रूमेंट का होल्डर है। अगर आप उसको पेमेंट कर देते तो आप अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएंगे। सेक्शन 79 बोलता है इंटरेस्ट व्हेन रेट स्पेसिफाइड, कि अगर मान लीजिए कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर कोई रेट स्पेसिफाइड है कि आपको इस रेट से इस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट पे करना होगा, तो वहां पे आप उस रेट से इंटरेस्ट
पे करेंगे, और अगर कोई इंटरेस्ट स्पेसिफाइड नहीं होगा तो सेक्शन 80 के हिसाब से आप इंटरेस्ट पे करेंगे, जो कि 18% पर एनम का बताया गया है। तो व्हेन इंटरेस्ट एट अ स्पेसिफाइड रेट इज एक्सप्रेसली मेड पेबल, आपने बताया कि भाई 20% चाहिए, 19% चाहिए, 21% चाहिए, 15%, आपने अपने हिसाब से एक्सप्रेस कर दिया। ऑन प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज इंटरेस्ट शेल बी कैलकुलेटेड एट द रेट स्पेसिफाइड, तो उस हिसाब से आप जो है इंटरेस्ट को कैलकुलेट करोगे। आपने पर एनम लिखा, पर मंथ लिखा, पर क्वार्टर लिखा, जैसे भी आपने लिखा है। फ्रॉम द डेट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अंटिल टेंडर और रियलाइजेशन ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट की, जिस जो भी डेट थी इंस्ट्रूमेंट की और जब तक की उसकी पेमेंट हो जाती है, तो उस बीच में आपको उस रेट से इंटरेस्ट पे करना होगा। और अंटिल सच डेट आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट टू रिकवर ऑफ सच अमाउंट एज अ कोड्रेक्ट, और अगर मान लीजिए सूट इंस्टीट्यूट हुआ तो फिर वो जो पीरियड उसके अंदर इंक्लूड होगा, सूट का पूरा चलेगा, वहां तक का भी इंटरेस्ट आपको पूरा पे करना पड़ेगा उसी रेट से जो यहाँ पे बताया गया है। और सेक्शन 80 के अंदर फिर वही बता दिया गया कि अगर आपने रेट वहां पे स्पेसिफाई नहीं किया तो एक्ट के अंदर रेट बता दिया 18% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। तो यहाँ पे हमने सेक्शन 71 से सेक्शन 80 समझे, और मुझे लगता है आपको समझ आए होंगे। अगर आपको किसी भी चीज में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई जरूर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।